नमस्कार। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन सीमाओं पर जारी है और इसे और तेज करने के लिए या इसे और धार देने के लिए अलग अलग जगहों पर महापंचायतों का दौर भी चल रहा है। आज कुरुक्षेत्र के पहवा में किसानों की एक महापंचायत हुई है, जिसमें राकेश टिकैत की अगुवाई में सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया है। इस दौरान राकेश टिकैत पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर तीखे हमले किए गए। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी सरकार के। पार्लियामेंट में कह रहे कि ये परजीवी है। क्या भगत सिंह परजीवी थे, जिसने देश के लिए आंदोलन करे? जो शहीद हुए, जो हमारे परिवार शहीद हुए आंदोलनों में, वे परजीवी थे? जो हमारे 150 किसान से ज्यादा दिल्ली के अंदर शहीद हुए, वे परजीवी थे? ये कुरुक्षेत्र की धरती है, ये क्रांति की धरती है। यहां से जितने भी लोग आए, ये सारे क्रांतिकारी आदमी हैं। आपको अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। ये आंदोलन होगा, किसान की जीत होगी। ये आंदोलन लंबा चलेगा। अभी 2 अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दिया है। आप अपनी प्लान बना लेना। जनसंख्या वहां पे अभी कम है। न हम पंच बदलेंगे और न हम मंच बदलेंगे। सरकार गलत फहमी में न रहे कि किसान वापसी चल जाएगा। किसान का एक पैर घर में रहेगा, दूसरा खेत में रहेगा और तीसरा आंदोलन में रहेगा। तो कुरुक्षेत्र में ये महापंचायत चल रही है और ये जो तस्वीरें हैं, ये ऊपर से ली गई तस्वीरें, ड्रोन की ली गई तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। महापंचायतों में किस तरह से इस आंदोलन की धार तेज की जा सकती है, इस पर चर्चा हो रही है। साथ साथ सरकार पर कैसे दबाव बनाया जा सकता है, इसमें आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। ये जो महापंचायत आज चली, हमने राकेश टिकैत को सुना। प्रधानमंत्री ने कल जो परजीवी और आंदोलन जीवियों की बात की थी राज्यसभा में, उसके लेकर भी किसान नाराज हैं। इस आंदोलन, ये जो इस वक्त महापंचायत है गजाली, क्या वहां पे किस तरह का मंथन हुआ है, क्या आगे की रणनीति तय हुई है और किस तरह का वहां मूड है? जी देखिए, महापंचायतों का दौर हरियाणा में जारी है और आज की भी महापंचायत जो हो रही है कुरुक्षेत्र जिले में, तो अब हर दिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर महापंचायत करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को इसके लिए मोबिलाइज किया जा सके। और दोनों तरह के बयान जो हैं किसान नेताओं की तरफ से आते हैं कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो वक्तव्य प्रधानमंत्री का कल संसद में रहा है और जिस तरह से उन्होंने आंदोलन जीवी जैसे शब्द कहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा उनके उसमें रोष भी है कह लें, या उसको लेकर वो थोड़ा आहत भी हैं कई लोग कि इतने दिनों के आंदोलन के बावजूद प्रधानमंत्री से जो संसद में जो उम्मीद की थी लोगों ने कि शायद उनके मसले को सुलझाने की कोई बात या कोई ठोस सॉल्यूशन या कोई टॉक्स के इन्विटेशन की बात हो, तो उसको लेकर वो ज्यादा आक्रोश भी दिखा है। और लोगों और जो कई हर गांव से लोग पहुंच रहे हैं, तो एक वो दृढ़ निश्चय भी कर रहे हैं कि अब हम और ज्यादा संख्या में जो दिल्ली के टीकरी सिंघू या गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जाएंगे। जी, और आप ये कहना सही होगा कि प्रधानमंत्री ने जो कल कहा उससे किसान थोड़े आहत हैं और जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे और नुकसान हुआ है, बजाय इसके कि विश्वास जो सरकार खो चुकी है किसानों का वो बढ़ता या वापस लिया जाता। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी है, थी, रहेगी, और एक तरफ जो आंदोलन जीवी जैसी बातें उन्होंने की हैं, उसके बाद ये जो विश्वास या किसी तरह का और मेल जोल बातचीत आगे बढ़े अच्छे माहौल में, इसकी उम्मीद कम लगती है। जी देखिए, अभी जो बातचीत की बात अगर करें कि डिस्कशन का जो डिसीजन होता है वो नेताओं को लेना होता है, लेकिन जो भी बयानबाजी होती है उसका रिएक्शन लोगों को देना होता है। तो लीडर्स तो हमेशा यही बात कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री या सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, आप न्योता दें और हम बात करेंगे। लेकिन लोगों में पिछले 11 राउंड्स के बातचीत के बाद 26 जनवरी की घटना और उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से इस पूरे एजिटेशन का जो नाम कई जगह से उसको कहा गया है, उन सब चीजों को लेके थोड़ा तो जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की हम बात करते हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है सरकार और जो आंदोलनकारी हैं। तो विश्वास की और कमी हुई है इसमें, जहां विश्वास बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या
यही है। तो ये महापंचायत यहाँ पर हो रही है कुरुक्षेत्र में। धन्यवाद आपका गजाली। और महापंचायतों का दौर जो है वो जारी है। महापंचायत दूसरी जगहों पर भी हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल सहारनपुर के चिलखाना में होने वाली किसानों की एक पंचायत में शामिल होंगे। सहारनपुर में भी एक पंचायत होने वाली है जो कि दोपहर के 2 बजे हो रही है। इससे पहले प्रियंका गांधी 26 जनवरी को दिल्ली में मारे गए किसान नवरीत सिंह के घर भी गई थी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस अब बीजेपी को चुनौती देने का इरादा कर रही है। गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन कैसे 1988 के बोट क्लब आंदोलन से अलग है। महेंद्र सिंह टिकैत कहा करते थे कि अड़ने वाले के पीछे अड़ना मूर्खता है। ऐसे में सवाल है कि राकेश टिकैत आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने इन सवालों पर बात की राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के साथियों से। महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ में काम करने वाले लोग थे, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं जो उनके पुरानी साथी रह चुके हैं, जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जी को काफ़ी करीब से देखा है। उनके आंदोलन की क्या रणनीति थी उसको काफ़ी करीब से जाना है। ये सारे लोग उसी टीम का हिस्सा हैं जो आज गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी के साथ में आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। अच्छा, आप ये बताइए, महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन में और इस आंदोलन में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क आप देखते हैं? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पे हम स्पष्ट कहते हैं, अब से पहले रहा होगा कहीं फर्क, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे ये सिद्ध कर दिया राकेश टिकैत ने कि जो आंदोलन चौधरी साहब के जमाने में था वो आज उसे उन्होंने दोहरा दिया। बोट क्लब का जो आंदोलन था वो काफी बड़ा आंदोलन माना जाता है। बोट क्लब के आंदोलन की क्या खास बात थी? आप लोग उस समय शामिल रहे हैं? हाँ, शामिल थे, मंच पे थे, आदमी संचालन में भी थे। बहुत बड़ा उस लगातार आंदोलन चला और यहाँ तक राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे वो अपनी रैली है जो 31 अक्टूबर को बोट क्लब करनी थी, इस संगठन की ताकत की वजह से महात्मा टिकैत की ताकत पर लाल किले ले गए थे, वापस लाल किले ले गए थे, लेकिन वहाँ से हम हट नहीं पाए थे। इतना बड़ा आंदोलन था, विश्वव्यापी आंदोलन था। हम 6 आदमी मंच पे थे, हमें उठाकर बेहड़ में पटक दिया था। जब सवेरे भर आए थे तब दुखी हुए थे कि भाई मेरी भारत थी, फिर कहाँ पटके क्या टिकैत साहब तक पहुंचे। कितने दिन आप लोग थे और उसके बाद क्या हुआ था? पुलिस के केस दर्ज हुए थे और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ में किस तरीके से बातचीत हुई थी आप लोग? नहीं, उसमें बातचीत सफल नहीं हुई थी। अच्छा। उसमें चौधरी साहब नु कह लगे थे काम चलनी सरकार अपनी उस पर एडी पाएगी, नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान होगा। मारा, जवान भी मारे हैं, किसान भी मारा है, मारा घर का कोल्लो है। जिप्सी बन जाऊंगी फिर जोड़ लेंगे अपने को, संगठन को। मैं एक तुलना दे दे भाई हमारा घर का कोल्लो है। तो महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया था और एक किसान नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, अब राकेश टिकैत ने इस आंदोलन के माध्यम से उस पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसा महेंद्र सिंह टिकैत जो पुराने समर्थक हैं उनका कहना है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 26 जनवरी को जो हुई थी हिंसा, उस मामले के आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार करके करनाल के पास से पकड़ा गया है। सिद्धू दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया और स्पेशल सेल ने इस मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच के हवाले दीप सिद्धू को कर दिया। दीप सिद्धू पर लाल किले पर भीड़ ले जाने का आरोप है। दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पंजाब के कलाकार हैं दीप सिद्धू। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ऑपरेशनल डिटेल अभी हम साझा नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए इतना बोला जा रहा है, हम लोग दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। ये लाल किले का मुख्य आरोपी है दिल्ली पुलिस का सर। लाल किले में जिस तरह से हिंसा और उपद्रव मचा गया था उसमें इसका प्रमुख भूमिका था और अभी इसके अन्य साथियों के ऊपर भी हमारी टीम धरपकड़ करने में प्रयास जारी है। लाल किला हिंसा के दूसरे मुख्य आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। दूसरा मुख्य आरोपी लखा सिधाना लगातार लोकेशन बदल रहा है। 5 दिन पहले पंजाब में छुपे होने के आसार मिले थे, इसकी सुराग मिले थे। अब सिंघू बॉर्डर के पास उसकी आखिरी लोकेशन मिली है।
लखा ने फेसबुक पर जो आखिरी लाइव पोस्ट किया था उसकी लोकेशन पर सिंघू बॉर्डर पे होने के सुराग मिले हैं। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई टीम टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से लखा को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जुगराज सिंह को भी सिंघू बॉर्डर पर होने का पता चला है। किसान नेता दर्शन पाल ने एक बार फिर दीप सिद्धू से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि पुलिस को उसके साथ जो करना है वो करे। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है संयुक्त किसान मोर्चा से, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दिल्ली पुलिस सोचे क्या करना है। हम तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा। इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहते कि वो जो हुआ दिल्ली में, अगर पुलिस कुछ उसमें निकालेगी तो निकाले, क्या है उसमें हमारा टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। तो शुरू में तो आप लोगों ने दीप सिद्धू को ही बताया था कि इनकी वजह से हुआ है, आप सब लोगों ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं, वो जो 26 को हुआ उसमें जो भी लोगों ने, जो हमने रास्ता दिया था, जो हमने रूट दिया था, उस रूट में नहीं गए, उसमें वो भी एक है। तो उसमें जितना उसका फॉल्ट है उसके मुताबिक देखें, वो सरकार तय करे उसको क्या करना है, पुलिस तय करे। तो हमारा तो इतना भी है कि असल में वो एकदम सॉफ्ट कॉर्नर पुलिस ने किया। जितने लोग बाद में भी गए हैं उनको इस तरह से जाने दिया जैसे पुलिस को कुछ उसका फिक्र ही नहीं होता कि ये हो रहा है। अपनी आंखों से देखा आपने। शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई और अन्य पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि 2 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने इसका विरोध किया है और कहा कि उनके ट्वीट्स का गंभीर प्रभाव पड़ा है क्योंकि इन तमाम लोगों के काफ़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप में इन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। बिहार में नीतीश कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ है। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है और इसमें शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली है। शाहनवाज हुसैन जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और आज के इस कैबिनेट विस्तार में जेडीयू के कोटे से 8 लोगों ने शपथ ली है और बीजेपी के कोटे से 9 मंत्री ने शपथ ली है, जिसमें शाहनवाज हुसैन भी शामिल हैं। इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कैबिनेट के इस विस्तार का इंतजार चल रहा था और उसके बाद आज कैबिनेट विस्तार हुआ है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और सब पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें, ये हम सबसे ही आग्रह करेंगे। और सब लोगों के विभाग का भी निर्णय किया जा चुका, हमने कर दिया है और वो अभी आपको कुछ ही देर के बाद उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिनको जो भी विभाग। मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ नेता नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह उनमें से एक हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। ज्ञानू जी, आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें आपको क्या आपत्ति है? नहीं, मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है कि इसमें जो जातीय संतुलन है, जो क्षेत्रीय संतुलन है, उसको जो अनुभव का संतुलन है उसको ध्यान में नहीं रखा गया और किसी जिले से 3-3 मंत्री बनाए गए, कहीं से कहीं पूरे कमिश्नरी खाली रहा, कहीं से नहीं बनाए गए। जो कठिन ये से जीत के आए हैं उनको मंत्री नहीं बनाया गया, साफ सुथरे छवि वाले को नहीं बना के कई दागी लोगों को बनाया गया, कई मैच्योर्ड लोगों को बनाया गया। मंत्रिमंडल में लगता ही नहीं है कि कोई भारी भरकम चेहरा मंत्रिमंडल में है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए शुरू में, उसमें सबसे ज़्यादा अपर कास्ट के लोग जीत के आए हैं इस मंत्रिमंडल में। समझिए लगभग 50% अपर कास्ट के लोग बीजेपी से जीत के आए हैं
उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको ऐसी तो नहीं कि आपकी नाराजगी का कारण क्योंकि आपको जगह नहीं मिला है वो है? नहीं, हम तो जगह देखिए, हम मेरे जगह नहीं मिला, कोई हमको चिंता, कोई जगह ये नहीं है। कोई मंत्री से बेटर हैसियत में हम है, मंत्री का अभी हैसियत है इस सरकार में, वो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है कि मंत्री की क्या हैसियत है। उसके लिए चिंता नहीं है, चिंता है कि पार्टी कमजोर हो रही है। कौन कर रहा है ये पार्टी को कमजोर? कौन कर रहा है? पार्टी में कुछ लोग जातिवादी लोग हैं, कुछ अपना जो पार्टी को केवल यादव और कंट्रोल, यादव और बनिया के हाथ में ही पार्टी कंट्रोल में चली गई है। यादव का एक वोट नहीं है, बनिया का आधा वोट भाग गया, जेडीयू आरजेडी के साथ भाग गया, बीजेपी के साथ भी पूरा वोट नहीं है। अब वो लोग पूरे पार्टी का कंट्रोल कर रहे हैं। और सुशील मोदी जी को जो इतने बीजेपी को जो खड़ा करने वाले, एक पैरेलर लगता था कि बीजेपी सरकार में पैरेलर, अब तो कुछ लगता ही नहीं है। नीतीश कुमार के सामने कुछ लगता ही नहीं है कि कोई बीजेपी की कोई अहमियत है यहाँ। तो सुशील मोदी को यहाँ से बाहर किया गया। तो ये सब लोग, कुछ लोग मिलकर बीजेपी को कमजोर करने पर लगे हुए हैं। वो कमजोर करना बर्दाश्त नहीं होगा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हमने ज्ञानेंद्र जी को सुना, वो उन विधायकों में से हैं जो नाराज हैं। तो क्या ऐसे नाराज विधायकों की संख्या अच्छी खासी है? दूसरे, जब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जातीय समीकरण को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो किन समीकरणों के आधार पर ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है? निश्चित रूप से वो अगड़ी जाति से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं, तो इसलिए उनको ये मलाल था कि राजपूत जाति के लोगों को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऊंची जाति का एक भी डिप्टी सीएम नहीं है। लेकिन बिहार के राजनीति की सच्चाई यही है। आज भी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें 17 नए लोगों को जगह दी गई है, उसमें 7 जो हैं ऊंची जाति से हैं। ऊंची जाति में भी 7 में 4 जो हैं वो राजपूत जाति से हैं। 2 बीजेपी के सुभाष सिंह और नीरज बबलू, और 2 जनता दल यूनाइटेड के खाते से एक सुमित सिंह और दूसरी लेसी सिंह आज मंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया है। ब्राह्मण जाति से संजय झा और आलोक रंजन है, और कायस जाति से नितिन नवीन हुए। नितिन नवीन काफी लोकप्रिय विधायक रहे हैं और उन्हें पहली बार मंत्री बनने के बावजूद पथ निर्माण जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला है। जबकि शाहनवाज हुसैन जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री को बिहार में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, आप भी जानते हैं कि उससे हास्यास्पद बात नहीं होगी कि किसी को आप वरीयता के आधार पे आप उसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दें, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ कोई इंडस्ट्री है नहीं और वो डिफंक्ट डिपार्टमेंट माना जाता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि उसके बाद ऊंची जाति के बाद जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है वो पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति को, उनको 6 लोग जो हैं इन दोनों जाति के समूहों से आते हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से 2 और 2 लोग जो हैं वो अनुसूचित जाति से आए हैं। आज के मंत्रिमंडल में उनको शामिल कराया गया है। तो निश्चित रूप से जिसको जगह नहीं मिलती है उसका अपना ग्रीवांस होता है। लेकिन नगमा, आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें भले ही बीजेपी की लोगों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन अगर आप विभाग के अनुसार देखें, जो विभाग मैटर करते हैं, उससे साफ दिखता है कि नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कम हो, मंत्रियों की संख्या कम हो, लेकिन चलेगी इस सरकार में नीतीश कुमार की ही, क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो उनके मंत्रियों के पास या उनके पास खुद हैं। और अब बिहार के बीजेपी की आप आयरनी समझ सकती हैं कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं, उनके पास जो पहला विभाग है वो आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन एक सीजनल डिपार्टमेंट होता है, वो कोई 12 मासी डिपार्टमेंट नहीं होता है, जिससे साफ है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सरकार में बीजेपी के ऊपर काफी भारी, यानी कि 20 पड़ रहे हैं। 20 पढ़ ही नहीं रहे, 20 दिख ही नहीं रहे, बल्कि वो 20 हैं और उन्होंने हर तरह से बीजेपी को मात दे रखी है। नगमा जी धन्यवाद आपका इस समीकरण को समझाने के लिए कि अभी भी जिस तरह की एक बीजेपी के नेता शिकायत कर रहे थे अभी मनीष से बातचीत में कि पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, वही मनीष कह रहे हैं कि अभी भी बीजेपी पर हावी हैं वहां पर नीतीश कुमार। हालांकि कैबिनेट का विस्तार हुआ है और उसमें बीजेपी के कोटे से 9 लोग शामिल भी हुए हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में रहे और उन्होंने वहां पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है चिल्लड़ मठ से। यहाँ पे तारापीठ में चिल्लड़ मठ है जहां पर उन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। यहाँ पर एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी को न मां की चिंता है, न माटी से प्यार है, उनको केवल तानाशाही से मतलब है। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बंगाल बसा है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदेश में अब परिवर्तन की जरूरत है जो
होकर रहेगा। मित्रों, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो फिर ये जितने भी विकास के काम हुए, इसमें ममता जी ने हमेशा रोड़ा अटकाया है। बार बार कहा कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। सच्चाई ये थी कि बंगाल के साथ मोदी जी ने न्याय किया है, अन्याय किया है तो ममता जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बंगाल में आने के समय कहा गया था कि मैं मां, माटी, मानुष, इसकी रक्षा होगी। मित्रों, मां का सम्मान नहीं हुआ, माटी की रक्षा नहीं हुई और मनुष्य के बारे में कभी चिंता नहीं हुई। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का। क्या किया इन्होंने? तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण। उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने के बाद से जो बाढ़ आई, उसमें सुरंग में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रविवार रात से ही अभियान चल रहा है। इस तबाही में अब तक 30 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और 200 लोग लापता हैं। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के कारण अलकनंदा और धौली गंगा नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ यहां पर 5 पुलों को बहा कर ले गई है। इस हादसे में तपोवन पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। टनल के अंदर जेसीबी की मदद से बचाव टीम के जवान मलबा साफ कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये टनल करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कई मजदूर काम कर रहे थे। अगर हम आपको यहाँ दिखाएं तो अभी भी ये सभी वो परिवार है जो अपने किसी घरवाले को, अपने दोस्त को, अपने किसी घरवाले की तलाश में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि एक एक मिनट इनके लिए बहुत भारी है। आप किसको? ये मेरा भाई है, यहाँ गांव का है, आलम सिंह नाम से है और वो भी यही काम करता था जो ये ऋतिक उसमें है। तो उसके ये वो 3रा दिन हो गया है। थोड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना काम हो तो रहा है, पर ये उम्मीद नहीं की जाती कि जिस तरह से काम हो रहा है ना उससे इन लोगों को बचाया जा सके। ये थोड़ा सा इसमें गति लानी चाहिए, तेज गति लानी चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि इसमें तेज गति लाई जाए, ताकि हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि जो बेचारे जिनके परिवार आज घर में बैठे हुए हैं, आस लगे हुए हैं, उम्मीद लगे हैं, आपके माध्यम से चैनल है, जितने भी टीवी चैनल हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है उनकी आस जगा रखी है कि तुम्हारा जो है अब 30 मिनट रह गए, 20 मिनट हो सकता 30 जाने बच जाए, इस उम्मीद से बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को भी इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जो उम्मीद जगा रहे हैं वो उम्मीद जागी रहे। हाँ, कल सुबह से यही हैं सर। तो उस बारे में पूरा बताइएगा एक बार। कल सुबह से यहाँ आए, परंतु अब कार्य कर रहे हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं। अब टनल के अंदर तो हम नहीं जा सकते। अब उम्मीद पे बैठे हैं कल परसों तक, जब तक भी रहेंगे कुछ ना कुछ मिल जाता तो संतुष्टि हो जाती। इनके लिए अभी समय काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर फंसे हुए लोगों को 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। और यही एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि जहाँ एक तरफ से टनल में से जो सुरंग है वहाँ से अगर मलबा निकाला जा रहा है तो दूसरी तरफ से जो मलबा है वो वापस भरता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईटीबीपी के, सीआईएसएफ, आर्मी के सभी जवान तैनाती से लगे हुए हैं, पूरा काम चलाया जा रहा है। लेकिन अभी भी मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 30 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, 180 के करीब लोग अभी भी लापता है। तो ऐसे में सभी निगाहें इस वक्त इसी रेस्क्यू ऑपरेशन पर है जो तपोवन के एनटीपीसी पावर प्लांट के पास चल रहा है। और सभी यही उम्मीद करें कि जल्द से जल्द ये पूरा हो, ताकि जो लोग अंदर बिना बिजली, बिना पानी, बिना खाने के फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मकसद होंगे, NTV इंडिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज इलाके का हवाई दौरा फिर से किया है। साथ ही वो आईटीबीपी के अस्पताल भी गए हैं, जहां पर हादसे में घायल हुए लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में कहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ तालमेल के जरिए हालात पर लगातार नजर बनाए हुई है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे
उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। राज्यसभा में आज 4 सांसदों की विदाई का मौका था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदाई भाषण देने के लिए राज्यसभा में खड़े हुए और अचानक भावुक हो गए। प्रधानमंत्री एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए भावुक होते हुए कहने लगे कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के फोन कॉल किया था और कहा कि गुजरात के कुछ लोग वहां फंसे हुए थे और जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने उन लोगों का ख्याल रखा, इसके साथ ही उन्होंने याद किया कि किस गुलाम नबी आज़ाद हमेशा एक मित्र के रूप में रहे हैं और वो उनका बहुत आदर करते हैं। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं प्राइम मिनिस्टर का करता हूं कि आपने सबको सुना। आपने इतना समय 2 घंटे से ज्यादा यहां समय दिया। आप बहुत भावुक हुए। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन था, आशियाना था, न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता। घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। तो हम उस आशियाने को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना। बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूंगा फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति है आजाद साहब, वो तो कश्मीर के गुलाब है, बिन कांटे के। उनकी सभ्यता, उनकी नम्रता, वो हमेशा हमें मार्गदर्शक रही। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही आज़ाद साहब के बारे में, और खुद प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू है आज आए एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे उनके लिए। और कुछ समय तक हम भी भावुक हो गए उनकी बात सुनकर। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।